गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेलिएंट अचीवमेंट्स इन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, GDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक्स तो कई सालों से यूज़ की जा रही है फसल पादपों में सुधार के लिए। आजकल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विभिन्न फसली पादपों में सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कम समय में ही उच्च उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधकता, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पादप विकसित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो अवांछित जीनों को हटाकर पादप गुणवत्ता में सुधार किए गए हैं। इस प्रकार कई उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। फसल सुधार हेतु जैव प्रौद्योगिकी की कई उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं, जैसे हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप प्लांट्स, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट है हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप प्लांट्स। हम सब जानते हैं कि जो हर्बिसाइड्स का उपयोग हम क्यों करते हैं, ताकि फसल के साथ जो वीड्स उगाई हैं उनको हटाया जा सके। कई केमिकल्स हर्बिसाइड के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे ग्लाइफोसेट, इमेडिजोलिन, सल्फोनिल यूरिया, ट्राइएजिन, ग्लूफोसिनेट। तो इनका उपयोग किया जाता है। अगर हम ऐसे प्लांट्स तैयार कर पाएँ जो हर्बिसाइड टॉलरेंट हों तो इनके ऊपर हर्बिसाइड्स का जो साइड इफ़ेक्ट्स है वह नहीं आएगा। तो 3 अप्रोचेस यहाँ पर दर्शाई गई हैं कि कैसे हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट है मॉडिफाइंग द टारगेट प्रोटीन टू मेक इट इनसेंसिटिव टू द हर्बिसाइड। सेकेंड है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड सेंसिटिव टारगेट प्रोटीन। एंड थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ ए पाथवे विच डिग्रेड्स द हर्बिसाइड। तो हमने कॉटन के अंदर, सोयाबीन में, मेज़ में हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट तैयार किए गए हैं और इनका कमर्शियली कल्टीवेशन भी हो रहा है। सेकंड है वायरस रेजिस्टेंस प्लांट। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हमने प्लांट्स तैयार किए गए हैं जो वायरस से रेजिस्टेंट होते हैं। तो इसके लिए जो कोड प्रोटीन की जो जीन्स होती हैं, जो वायरस होते हैं, वायरस का जो कोड प्रोटीन होता है, उनको कोड करने वाली जो जीन्स को ही प्लांट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो कई तरह के वायरस रेजिस्टेंस प्लांट तैयार किए गए हैं जो निम्न प्रकार के वायरस से रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट प्लांट्स, या टमेटो मोज़ेक वायरस है, या अल्फा मोज़ेक वायरस है, या पोटेक्स वायरस है, या क्यूकोमो वायरस है। इन सब से रेजिस्टेंट प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप किए गए हैं। क्रॉप प्लांट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी मेज है। तो इन सब के अंदर बैसिलस thuringiensis से ली गई जो जीन्स है उसको इंसर्ट किया गया है और ट्रांसजेनिक बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हमें इंसेक्टिसाइड्स का, जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, उनका उपयोग नहीं करना पड़ता है। और जब इंसेक्ट्स इन प्लांट्स को अटैक करते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं, जब प्लांट्स को या पत्तियों को जब खाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। नाउ रेजिस्टेंस टू पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया। ऐसे प्लांट्स तैयार करें अगर हम कि जो फंजाई और बैक्टीरिया से विरुद्ध वो लड़ सकें, तो हम जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो लॉस होता है वह ये फंजाई और बैक्टीरिया से जो रोग उत्पन्न होते हैं पादपों में, उनकी वजह से होता है। तो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हमने ऐसे ट्रांसजेनिक पादप प्राप्त किए हैं जो रेजिस्टेंस हैं फंजाई और बैक्टीरिया के विरुद्ध। नाउ टॉलरेंस अगेंस्ट अबायोटिक स्ट्रेस। कई तरह के अबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, जैसे सैलिनिटी है, हीट शॉक है, फ्लड है, ड्राउट है। तो इन अबायोटिक स्ट्रेसेस की वजह से फसलों में काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो अगर हम ऐसे पादप तैयार कर पाएँ जो इनके प्रति रेजिस्टेंस हो, तो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। कई एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कई प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, जैसे एनेक्सिन एक प्रोटीन है जो स्ट्रेस के विरुद्ध प्लांट को सक्षम बनाता है कि वो टॉलरेट कर पाएँ। तो इस प्रकार के जो जीन्स हैं उनके ओवर एक्सप्रेशन के द्वारा हम अबायोटिक
स्ट्रेसेस से टॉलरेंट प्लांट बनाते हैं। इस प्रकार से राइस के अंदर और अराबिडोप्सिस के अंदर अबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट तैयार किए गए हैं। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी। Male sterile plants are an advantage for the plant breeder in case of many plants, example in cereals है, मेज़ के अंदर है। तो अगर हम मेल स्टेराइल प्लांट तैयार कर लेंगे तो जो हम मैनुअली जो इमैस्कुलेशन करते हैं या फिर कंट्रोल्ड पॉलिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं उसका हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। वो नेचुरली जो मेल प्लांट्स होंगे वो स्टेराइल होंगे, उनके पॉलन ग्रेन्स फर्टाइल नहीं होंगे। तो इसके लिए बैसिलस एमाइलोकोएफिशिएंट से जो एक जीन ली गई है जिसे कहते हैं बार्नेस जीन होती है, इसको इंड्यूस करवाया गया है प्लांट्स के अंदर। तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो मेल स्टेराइल होते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसके साथ साथ एक रिस्टोरेशन जीन भी होती है बारस्टा, यह भी बैसिलस एमाइलोकोएफिशिएंट से ही ली गई है। यह जो जीन होती है यह इनहिबिटर होती है बार्नेस के को इनहिबिट कर देती है उसके एक्सप्रेशन को। तो इस प्रकार से रिस्टोरेशन जीन भी होती है। तो इस कैरेक्टर को इन जो मेल स्टेरिलिटी को है इसको फर्टिलिटी में भी चेंज किया जा सकता है बाय दिस बार स्टार रिस्टोरेशन जीन द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद क्वालिटी मॉडिफिकेशन। ऐसे प्लांट्स बनाए गए हैं जो जिनके अंदर प्रोटीन की क्वालिटी हाई है या ऑयल क्वालिटी रिच है या स्टार्च की जो क्वालिटी है उनका अच्छी क्वालिटी का वो प्रोडक्शन कर पाते हैं। जैसे गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस के अंदर ये विटामिन ए रिच होते हैं। इसके अलावा बनाना 21 तैयार किए गए हैं जो विटामिन ए और आयरन रिच होते हैं और इनका उपयोग युगांडा में किया जा रहा है। और इन बनानास को खाने से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी उत्पन्न होती है उसको रोका जा सकता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी का। एक बार हम यहाँ देखते हैं कि हम है ना ट्रांसजीन जो होता है उनको कैसे, ट्रांसजीन पादपों को हम कैसे विकसित करते हैं। तो जैसे हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर हम जानते हैं कि टीआई प्लाज्मिड होता है। टीआई प्लाज्मिड में भी केवल टीडीएनए ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यही आगे ट्रांसमिट होता है। तो टीडीएनए में जो ओंक जीन होती है उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह हम फॉरेन डीएनए जो जीन होती है उसको लगा देते हैं। इसके अलावा मार्कर जीन्स जैसे नियो जीन है उसको भी हम लगाते हैं जो जिससे जो सेल्स जो बाद में बनेंगी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनेंगी। तो इस प्रकार से हम एक रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड तैयार कर लेते हैं। जब ये रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड तैयार हो जाता है इसको फिर हम बैक्टीरिया के अंदर रीइंसर्ट कर देते हैं। देन रीइंसर्ट करने के बाद इनको प्लांट के साथ मिक्स कर दिया जाता है, इनोकुलेशन करवाया जाता है और इस प्रकार से जो सेल्स हमें मिलती हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए ये देखा जाता है कि वो जैसे केनामाइसिन एक हर्बिसाइड है या एंटीबायोटिक है, तो केनामाइसिन के जो रेजिस्टेंस जो सेल्स होंगी उसी को हम आगे कल्चर करवाएंगे और हम ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार करवाते हैं। नाउ इस टेबल में हम देखते हैं कि कई तरह के क्वालिटी मॉडिफिकेशन किए गए हैं। जैसे ग्लाइसिन मैक्स में प्रोटीन क्वालिटी बढ़ाई गई है। ओराइजा सेटाइवा के अंदर भी प्रोटीन क्वालिटी मॉडिफिकेशन किया गया है। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो के अंदर स्टार्च मॉडिफिकेशन किया है। मक्के के अंदर जिया मेज़ के अंदर भी प्रोटीन क्वालिटी का मॉडिफिकेशन किया है। इस प्रकार से कई तरह के इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, प्रोटीन क्वालिटी मॉडिफिकेशन हम यहाँ पर इस टेबल में देख पा रहे हैं। नाउ इम्प्रूव नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी। हम जानते हैं कि जो लेग्यूमिनस रूट्स होती हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। यह जो या फिर एजोबैक्टर होता है या साइनोबैक्टीरिया हैं, तो ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और पादपों को उपलब्ध करवाते हैं। इन सब के अंदर एक जीन होती है, क्लस्टर जीन होती है जिसे हम निफ जीन कहते हैं। अगर हम निफ जीन को इंट्रोड्यूस करवाएं प्लांट्स के अंदर और ऐसे पादप तैयार कर पाएँ तो वह खुद ही नाइट्रोजन
फिक्सेशन करने लग जाएंगे और हम जो फर्टिलाइज़र्स, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र्स तो सॉइल्स में डाल रहे हैं तो वो हमें यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी का। नाउ प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स प्लांट्स। जो हैप्लॉइड्स प्लांट होते हैं वह किसी भी जो कैरेक्टर होता है वो शुद्ध होता है, अर्थात प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन होती है, उनके अंदर कोई रिसेसिव या डोमिनेंट जीन नहीं होती है। जो हैप्लॉइड्स प्लांट्स हैं इनके अंदर हम न्यूट्रिशन करवा सकते हैं और कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई डोमिनेंट जीन नहीं होती है। सबसे पहले जो हैप्लॉइड्स प्लांट्स थे वो गुहा एंड माहेश्वरी ने 1964 में तैयार किए गए थे इन धतूरा इनॉक्सिया में एंथर कल्चर के द्वारा। जब ये हैप्लॉइड्स प्लांट्स थी तो बहुत उपयोगी है। साथ में हम हैप्लॉइड्स प्लांट्स से डिप्लॉइड प्लांट तैयार करवाते हैं कॉल्चिसिन के द्वारा। इनको हम कहते हैं होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट्स। तो इस प्रकार से यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं हमारे लिए और क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नाउ आर्टिफिशियल सीड्स। आर्टिफिशियल सीड्स क्या होते हैं? सोमेटिक जो एम्ब्रियोज हैं या फिर शूट बर्ड है, रूट बर्ड है, इनको हम एनकैप्सुलेट करवा देते हैं और सिंथेटिक सीड्स बनाते हैं। ये सिंथेटिक सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पैथोजन फ्री होते हैं। इनको लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं, जर्म प्लांट स्टोरेज किया जा सकता है इसके द्वारा। इनके अंदर कोई डोरमेंसी नहीं होती है, इसीलिए यह ट्रीज़ के लिए काफ़ी ही उपयोगी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसको तैयार कैसे किया जाता है। आर्टिफिशियल सीड्स को बनाने के लिए हम सोमेटिक एम्ब्रियोज का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम शूट बर्ड या रूट बर्ड का भी उपयोग करते हैं और उनको एग्रोस या 2% कैल्शियम एल्जीनेट के अंदर हम उसको डिप कर लेते हैं और आर्टिफिशियल सीड्स बनाते हैं। सबसे पहले 1992 में फ्यूजी एट ऑल ने अल्फ़ा के अंदर आर्टिफिशियल सीड्स बनाए थे। इन्होंने सोमेटिक एम्ब्रियोज को कैल्शियम एल्जीनेट के अंदर डिप करके आर्टिफिशियल सीड्स तैयार किए थे। इसके अलावा रिडनबर्ग द्वारा इन 1990 क्लोनल सीड्स डेवलप किए गए बाय यूजिंग ऑफ केमिकल सोडियम एल्जीनेट, और इन्होंने भी सोमेटिक एम्ब्रियोज को भी यूज़ किया था। लेकिन सोमेटिक एम्ब्रियोज के अलावा हम प्रोटोकॉम्स या रूट शूट बर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोटोकॉम्स क्या होते हैं? एक ट्यूबर शेप बॉडी होती है विद राइजोइड्स दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द यंग सीडलिंग्स ऑफ वेरियस ऑर्किड्स। तो जो ऑर्किड्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके अंदर जो प्रोटोकॉम्स पाया जाता है उसको भी हम सोडियम एल्जीनेट के अंदर एनकैप्सुलेट कर जो सीड्स, आर्टिफिशियल सीड्स या सिंथेटिक सीड्स हम बनाते हैं। और जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट जो हाई वैल्यू स्पीशीज़ है उनके लिए आर्टिफिशियल सीड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स डेवलप करते हैं, जो कई प्लांट स्पीशीज़ ऐसी होती है जिनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, तो उनके लिए भी एनकैप्सुलेशन कर या आर्टिफिशियल सीड्स उनके लिए बनाना भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सोमा क्लोनल वेरिएशन के द्वारा भी कई तरह के प्लांट्स तैयार किए गए हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है कि जैसे जब हम टिश्यू कल्चर करवाते हैं तो कई उत्परिवर्तन के द्वारा या गुणसूत्र विपतन एब्रेशन के द्वारा ये कई तरह के कुछ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के द्वारा ऐसी फसलें तैयार की जाती हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे आलू की प्रोटीन रिच जो किस्म है, या गेहूं की जो हाई टेम्परेचर टॉलरेंट किस्म, चावल की जो लीफ हॉपर प्रतिरोधी या टुंग्रो वायरस प्रतिरोधी जो जीन वाले चावल हैं। तो इस प्रकार से सोमा क्लोनल वेरिएशन के द्वारा भी फसलों में सुधार किया गया है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे टमाटर की शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाली किस्में, या गन्ने की डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस वैरायटी,
तो इस तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो सोमा क्लोनल वेरिएशन के द्वारा बनाई गई हैं, तो ये फसल सुधार में काफ़ी उपयोगी हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन करके किया जा रहा है। तो कई ऐसे पादप होते हैं जो अभी खतरे में है या वो आगे कभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, तो उनका जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन किया जा रहा है। तो उसके द्वारा हम जो पादप हैं उनको संरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रॉप फसल पादपों में सुधार के लिए बायोटेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CC ERA GDB GGC कोटा। धन्यवाद।